हे गाइस, आई एम आकाश फ्रॉम केवेल और आज हम लेकर आ चुके हैं अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 3 का पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 कवर किया था जिसमें हमने अपनी इंपॉर्टेंट डिसीज जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस और पेप्टिक अल्सर को बहुत अच्छे से कवर किया था। नहीं देखा हो जाकर जरूर से जो है चेकआउट कर लेना। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे इस यूनिट 3 के बचे हुए टॉपिक के बारे में और वो हमारे कौन से रहेंगे। पहले नंबर पर रहेगा हीमेटोलॉजिकल डिजीज और इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं वो मेनली हमारे दो टॉपिक हैं। एक हमारा यहाँ पे आता है सिकल सेल एनीमिया और एक आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इन दोनों को हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारे मेगालोब्लास्ट है और इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। इसके अलावा हमारा एंडोक्राइन वाला हो गया। फिर हमारा बचता है सेकंड नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी 3 डिजीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली हमारी आती है एपिलेप्सी, सेकंड आती है पार्किंसन डिसीज एंड थर्ड आती है अल्जाइमर डिसीज। तो इन तीनों को हम यहाँ पे डिटेल्स में कवर करेंगे। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अपने पहले हीमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में और जिसके अंदर मेनली हमारे सिकल सेल और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आते हैं। तो अगर बात करें हम अपने हीमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में तो ये जो हमारा पहले वर्ड देखे ना हीमेटोलॉजिकल है ना, ये वर्ड हमारा आया है हेमेटोलॉजी से। अब देखो ये वर्ड हमारा बना हेमेटोलॉजी से और ये जो हेमेटोलॉजी वर्ड है ये हमारा रिलेटेड होता है ब्लड से, यानी कि किससे? ब्लड से। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है उसी से कनेक्टेड है। अब जो यहाँ पे हीमेटोलॉजिकल डिजीज है ना, इसका सिंपल मतलब हो रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड में कोई कमी हो रही है, यानी कि ब्लड में जब कोई भी दिक्कत होती है तो उसकी वजह से जो बीमारियां आती है उसको हम क्या बोल देते हैं? हीमेटोलॉजिकल डिजीज बोल देते हैं। तो हमें एक चीज़ समझ आ गई कि इसके अंदर मेनली हम उन बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो हमें ब्लड की वजह से होते हैं। अब वो बीमारी मेन है कौन सी? तो उसका नाम है एनीमिया। अब जो एनीमिया है ना, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। तो एनीमिया के केस में मेनली क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। अब थोड़ा सा हम ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आपको बताया कि हमारी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और इस ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है? हमने वैसे कार्डियोवास्कुलर बारे में बात की थी कि हमारी बॉडी में जब ऑक्सीजन जाता है ना तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हमारी बॉडी के एक एक सेल्स के पास जाता है और एक एक सेल्स के पास आके क्या करेगा? वहां पे एनर्जी और एटीपी बनाने में हेल्प करता है। और वो एनर्जी और जब एटीपी बन जाती है ना, उसी वजह से हमारी बॉडी जो है जिंदा रहती है। यानी कि देखा जाए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई ब्लड का क्या रोल है। तो ब्लड एक्चुअल में क्या होता है? एक रेड कलर का फ्लूइड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में बह रहा होता है, यानी कि फ्लो कर रहा होता है इधर से उधर। अब इसका काम मेनली क्या होता है? तो जैसे हम कोई भी खाना पीना जब खाते हैं, कोई भी हमने फूड वगैरह खाया, वो हमारा स्टमक में जाता है, पेट में जाता है। अब पेट में जाने के बाद क्या होता है? उसके अंदर के, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, ये वाला खाना खाओ इसमें बहुत प्रोटीन है, ये वाला खाओ इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत है। नहीं भाई, चीनी नहीं खानी है, चीनी कम खानी है क्योंकि उसमें शुगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं इसके अंदर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया हमारे यहाँ पे, मतलब और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, हमारे अमीनो एसिड्स हो गए। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ड्रग्स होते हैं जिसको हम खाते हैं वो हो गए। और इसके अलावा यही हमारे जो ऑक्सीजन वगैरह हो गया, जो हमारी गैस नॉर्मल है वो सब। तो ये सारा का सारा क्या होता है? हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ब्लड में ये एब्जॉर्ब हो जाता है देन ब्लड के थ्रू ये हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि ब्लड का काम है कि ये पूरी बॉडी में घूमता फिरता रहता है, तो ब्लड के साथ ये सारे के सारे जो भी न्यूट्रिशेंट हो गए, हमारे ऑक्सीजन गैस हो गई, ये सारे के सारे ब्लड में हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंच जाते हैं। और जब बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचेंगे तो वहां जाके ब्लड क्या करेगा? इन सबको रिलीज कर देता है। जो भी इंपॉर्टेंट, जैसे हर एक सेल्स के पास वो ऑक्सीजन को भेजता है, जहां पे जरूरत होगी मतलब टारगेट वाली साइड वहां पे ड्रग को भेज देगा। और हर एक सेल्स पे के पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अमीनो एसिड इनको भेजता है। तो इससे हमारे जो सेल्स है वो क्या करेंगे? ग्लाइकोलिसिस और ये सब आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इन सब की मदद से सेल्स हमारे एनर्जी और एटीपी बनाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। तो यहाँ पे ब्लड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्लड का काम आपको समझ आ गया होगा। अब एनीमिया के केस में क्या हो रहा है कि एनीमिया के केस में नॉर्मली ये ब्लड जो है ना, इसका अमाउंट हमारा कम हो जाता है। और जब ब्लड का हमारा अमाउंट कम हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि ये सारी चीज़ें भी कम होंगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्लड जैसे ही कम होगा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है ना वही ऑक्सीजन को कैरी करता है। कैरी मतलब क्या है? यही ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, इधर से उधर ले जाने का काम सारा का सारा ये ऑक्सीजन करता है। इसको ऐसे समझो, आप लोग जब छोटे थे, इतने इतने से हो गए, मान लो बहुत छोटे थे, तो अब मान लो कि जब आप छोटे थे तो आपको कहीं भी इधर उधर जाना होता था, आपको आपके पेरेंट्स लेके जाते थे। जैसे किसी भी मेले में गए, कहीं गए, तो आपको आपके पेरेंट्स लेके जा रहे थे। अगर आपके वो पेरेंट्स आपको ना लेके जाएं, मान लो पेरेंट्स यहाँ पे भाई कहीं और बिजी हो गए, पेरेंट्स लेके नहीं जा रहे, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स थे जो आपको लेके जा रहे थे।
पेरेंट्स, आपके माता पिता। तो इसी तरह जहाँ पे ब्लड है ना, वो एक तरह से इसका पेरेंट्स की तरह काम करेगा कि ब्लड है हमारा जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में इधर उधर पहुँचाने का काम कर रहा है। अब अगर ये ब्लड हमारा नहीं रहेगा तो भाई ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन की जैसे ही हमारी बॉडी में कमी होती है, हमारे सेल्स और ये सब मरने लगते हैं और डेथ हो जाएंगे। और अगर अल्टीमेटली सारे सेल्स हमारे डेथ हो जाते हैं तो बंदे की भी डेथ हो जाएगी। तो ये इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसमें मेनली हमारे एनीमिया में दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि हमारी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें मेनली दो चीज़ें पाई जाती हैं, दो सब्सटेंस होते हैं। एक हमारा होता है प्लाज्मा और एक हमारा होता है फॉर्म एलिमेंट। मैं कभी कभी बोलता ना ये चीज़ है वो चीज़ है, किसी ने कमेंट की थी सर चीज़ें मत बोला करो, ये सब्सटेंस होते हैं वो। अरे यार, पढ़ाने में फ्लो में निकल जाता है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। तो जैसे हमारा एक प्लाज्मा होता है और एक होता है फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म एलिमेंट के अंदर हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये पाए जाते हैं। अब जो हमारा आरबीसी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनीमिया के केस के लिए, क्योंकि जो आरबीसी है, ये आरबीसी हमारा मिलकर बना होता है हीमोग्लोबिन से। अब ये जो हीमोग्लोबिन वाला सब्सटेंस है ना, ये कंटेन करता है ऑक्सीजन को। यानी कि जो हमारी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी ना, वो मेनली कब होगी, जब अगर हमारे पूरे ब्लड में मेनली आरसीबी की कमी हो जाए, सॉरी आरबीसी की कमी हो जाए, रॉयल चैलेंज बैंगलोर आता ही है हमेशा। तो अगर हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, देन क्या होगा कि आरबीसी कम हो गए, इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन कम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से मिलकर ही ये बना है। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गए तो ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो इस केस में अल्टीमेटली हमारी बॉडी में लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो बातें मैंने आपको बताई सारी यहाँ लिखी है कि बॉडी में अगर आरबीसी या एचबी अगर कम होता है, हीमोग्लोबिन, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होता है सीरियस डैमेज वगैरह हो सकता है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आरबीसी हमारे पूरे ब्लड के अंदर पाया जाता है, आरबीसी के अंदर एचबी है, एचबी हमारा ऑक्सीजन को कंटेन करता है। सारा एक दूसरे से लिंक है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम मेनली बात करें तो एनीमिया हमारे लगभग यहाँ पे 6 तरीके के देखने को मिलते हैं। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थर्ड है सिकल सेल एनीमिया, फोर्थ है थैलेसेमिया, फिफ्थ है हेरिडिटी एक्वायर्ड एनीमिया और सिक्स है जहाँ पे हीमोफीलिया। तो हमारे लिए मेन कौन से हैं, आयरन डेफिशिएंसी, सिकल सेल, और इसको भी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे। तो अब हम बात करें अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में, तो थोड़ा सा ना आप इस साइकिल को समझो, सिंपल सा फंडा है। हमारा ये ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लड हमारा मिलके किससे बना है, हमारे आरबीसी से। किससे बना है, आरबीसी से। अब ये आरबीसी हमारे किससे मिलकर बने, आरबीसी हमारे मिलकर बने हीमोग्लोबिन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन से। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हमारा किससे मिलकर बना है, ये हमारा मिलकर बना होता है आयरन से। जो हमारे यहाँ पे आयरन आपको दिख रहे होंगे, तो ये आयरन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सबसे इनिशियल पार्ट है जो आयरन क्या करेंगे, इस हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। और हीमोग्लोबिन आरबीसी को, आरबीसी ब्लड को। तो अगर हमारे यहाँ पर क्या हो जाता है कि इन आयरन की कमी हो जाती है, अगर यानी कि ये इनके आयरन कमी हो जाए, तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, ये कम हो गए तो भाई ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसने केल को बनाया। ये कम हो गया तो आरबीसी कम हो जाएगा, और आरबीसी कम हो गया तो ब्लड भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारा कनेक्टेड है। और हमारा मेन जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, इसका नाम से क्या समझो, आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन की कमी हो गई है। तो जब आयरन की कमी होती है तो उसकी केस में यानी कि हमारे ओवरऑल ब्लड की कमी तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर ये ब्लड की कमी हमारे इस आयरन की वजह से हुई है, यानी कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई, तब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होगा, आरबीसी कम होगा और ब्लड कम होगा। तो अगर इस आयरन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड कम होता है तो इस वाले एनीमिया को हम क्या बोलते थे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यानी कि इस केस में हमारा ब्लड लॉस क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई। और ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है। तो ये चारों लाइनों का मतलब मैंने इस सिंपल से समझा दिया है, बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना। नोट्स आपको हमारी वेबसाइट carewellpharma.in पर फ्री में मिल जाएंगे, जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो सारी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, जो भी वीडियो आपको देखनी है जाके चेकआउट कर सकते हो। और अगर कोई ना मिले तो भाई सर्च करके आप देख सकते हो। तो ये आप समझ गए कि आयरन डेफिशिएंसी क्या होता है, जब आयरन की कमी हो जाती है उसकी वजह से यह फारा फंडा होगा। अब इटियोलॉजी क्या है कि आखिर क्यों कमी हो जाती है। पहला क्या है कि इट इज कॉज ड्यू टू ब्लड लॉस। अगर क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस क्या है, जैसे कहीं चोट लग गई, हमारी भाई बॉडी है, अब इस बॉडी में कहीं चोट लग गई तो ब्लड खून निकलेगा, और जब खून निकलेगा अल्टीमेटली तो हमारी बॉडी में क्या, एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि खून की कमी हो गई। या फिर हमारी बॉडी में और क्या है, पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं। अब ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया कि अगर पेप्टिक अल्सर होते हैं तो ये हमारी बॉडी में हेमरेज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हेमरेज मतलब क्या है, ब्लीडिंग करा सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में कहीं कहीं खून निकलवा सकते हैं। क्योंकि भाई पेप्टिक अल्सर क्या है, घाव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर के, पेट के अंदर के। तो जब घाव होते हैं तो वहाँ से हमारे खून भी निकलता है। तो अगर खून ज़्यादा बह जाएगा तो हमारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, और इसी को हम जीआई ब्लीडिंग भी बोल देते हैं। इसके अलावा जो लड़कियां होती हैं ना, गर्ल्स वगैरह, उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, तो उस केस में ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो उस केस में भी जो है एनीमिया होने के चांस हो सकते हैं। बाकी कुछ ओटीसी मेडिसिन वगैरह होती हैं जो ओवर द काउंटर नॉर्मल लेके हम खाते पीते रहते हैं, वो भी हमें ये वाले नुकसान कर सकती हैं। इसके अलावा आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप जो डाइट ले रहे हो ना, उसमें अगर आप आयरन की कमी ले रहे हो, जैसे पहले क्या होता था ना भाई, लोहे की कढ़ाइयों में सारा कुछ बनाते थे, और वो लोहे की कढ़ाई जब भी आप रख के देखना, उसको आप 6-8 घंटे बाद देखोगे, उसके ऊपर एक पूरी
पूरी आयरन की लेयर सी बन जाती है। तो उसी में मेनली क्या करते थे, उस कढ़ाई में जब खाना पीना बनाते थे ना, तो वो आयरन भरपूर मात्रा में मिलता रहता था, इसीलिए पहले के लोग कम बीमार होते थे। यहाँ क्या है कि हम नॉर्मल नॉन स्टिकी वाली कढ़ाई आती हैं, ये आती हैं, तो उसमें आयरन तो होता ही नहीं है, तो इस चक्कर में ये सब काम थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कई केस में होता है कि आयरन सब ठीक है, ब्लड लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन जो आयरन हम खा पी रहे हैं ना, वो हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, यानी कि पेट में आने के बाद वो आयरन हमारा ब्लड में जब एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो उस केस में भी ओवरऑल तो हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई, तो एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के केस में, क्योंकि वहाँ ब्लड की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि भाई आयरन की मतलब कमी हो सकती है और एनीमिया वगैरह देखने को मिल सकता है। बाकी एक बात याद रखना कि कोई सा भी एनीमिया हो, ब्लड लॉस हमारा मेजर कॉज रहेगा, क्योंकि अगर खून की कमी होती है तो अल्टीमेटली एनीमिया क्या है, खून का लॉस है, तो अगर एक बार ब्लड की ही कमी होगी तो एनीमिया तो हो ही जाएगा। अब हम बात करें इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, तो बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, स्किन हमारी थोड़ी सी येलो येलो हो जाएगी, क्योंकि भाई आरबीसी की कमी है, रेडनेस कम हो जाएगी, तो स्किन हमारी पेल येलो हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब येलो टाइप चली जाएगी और फीकी पड़ जाएगी, एक तरह से बहुत फीकी हो गई, और चेस्ट पेन और फास्ट हर्ट भी ये सब हो सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जिसमें खून ज़्यादा होता है ना, उसका एकदम रंग वंग साफ रहता है, जिसमें खून कम हो वो थोड़े से काले से पड़ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है। फिर यहाँ पे हेडेक, डिजीनेस, सर दर्द हो सकता है बहुत ज़्यादा। देखो इतने इसलिए लिखे हैं कि आपको 4-5 तो याद रहें, 4-5 भी साइन सिम्टम आपको याद, क्योंकि लिख के तो आने, कम से कम 5-6 सिम्टम ऐसा लिख के आने हैं। और अगर ज़्यादा नंबर में आ गया, मान लो 10-12 नंबर में आ गया, तो इसके आपको थोड़े बहुत वो भी करने पड़ेंगे। थोड़ा एलाबोरेट कर दो कि एक्सट्रीम फैटिकनेस क्या है, कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बंदा कुछ भी काम वगैरह नहीं कर पाता, टायर्ड हो जाता है, इस तरह आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। कोल्ड हैंड एंड फीट, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, भूख कम लगती है, और ब्रिटन नेल्स हमारे ऐसे हो जाते हैं थोड़े से कड़क से, बहुत ज़्यादा आपको वाइट वाइट जिसमें वो दिखते हैं ना, थोड़े से ऐसे पड़ जाते हैं। उसके बाद क्रैक्स हो जाते हैं, आपका जो मुंह होता है ना, माउथ, आपके दोनों होठ हैं, उसकी जो किनारी है ना, वहाँ पे थोड़े से क्रैक से दिखते हैं। तो ये कुछ हमारे साइन एंड सिम्टम्स है हमारी इसी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। अब हम बात करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस के बारे में। तो देखो पैथोजेनेसिस अगर आप सोचो तो बहुत हार्ड है, और अगर ना सोचो तो बहुत सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं होता। जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा, यानी कि जो आपको पता है ना, एक तरह से मान लो आपको बस यहाँ पे सिद्ध करना है, प्रूव करना है लास्ट में कि हमें एनीमिया हो गया। और कैसे हुआ, तो बीच के रीजन जो इटियोलॉजिकल है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना होगा, स्टार्टिंग में लिखो वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि ये हमारे वो फैक्टर है जिनकी वजह से हमें होता है, कॉजेस हो गए। तो जैसे हमारा ब्लड लॉस हो गया, लो आयरन इंटेक हो गया, या हम यूटिलाइजेशन कम कर रहे हैं, यानी कि डाइट में हम इसको कम ले रहे हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन हमारी कम हो रही है। तो ये कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर थे। तो इनकी वजह से क्या होगा कि हमें ओवरऑल लो आयरन मिलेगा, जो हमारे आरबीसी बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो जब हमारी बॉडी में लो आयरन मिलता है, तो कम आयरन की वजह से ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन कम बनेगा, आरबीसी कम बनेगा, और ब्लड हमारा कम बनेगा। ये हो गया। अब क्या होता है कि जब आयरन कम मिलेगा, तो जो हमारी बॉडी है ना, जो आयरन स्टोर्ड है ऑलरेडी, जैसे लीवर में हो गया, बोन मैरो में हो गया, अदर ऑर्गन हो गए, उसका भी यूज़ कर लेता है। लेकिन वो हमारा काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि भाई यूज़ होते होते एक बार ख़त्म होता है। तो जब यूज़ हो जाता है उसके बाद भी हमारा क्या है, जो बॉडी में मतलब अनसफिशियंट रहता है, यानी कि कमी रहती है हमारे बॉडी में आरबीसी की और आयरन की। और उसकी वजह से क्या होता है कि अब हमारा आरबीसी मतलब और ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पाते। और जब हमारी बॉडी में क्या है, ये आयरन नहीं बन रहा, इसकी वजह से हमारा हीमोग्लोबिन नहीं बना और हमारे आरबीसी नहीं बन रहे। आरबीसी बनाता है हमारा एराइथ्रोपोइटिन, तब एराइथ्रोपोइटिन हमारा क्या है, आरबीसी नहीं बनाएगा। और जब आरबीसी नहीं बनेगा तो हमारी बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई। आरबीसी हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब क्या है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई। और जो ब्लड की कमी है, इसी को हम यहाँ पे एनीमिया, और आयरन की वजह से भी, तो इसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोल देते हैं। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया वही सिंपल हमारे इस पैथोजेनेसिस में देखने को मिलता है। अब बात करें कॉम्प्लिकेशन की, इससे क्या हो सकता है, तो अगर खून की कमी होगी तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। ग्रोथ, भाई ग्रोथ कैसे करोगे आपको अगर ब्लड ही नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। फिर प्रॉब्लम हो सकती है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा, और एंजाइना अगर बहुत ज़्यादा ही सीवियर लेवल पे हो जाए तो एंजाइना, चेस्ट पेन वगैरह हो सकता है, जो हार्ट अटैक में जाके कन्वर्ट हो सकता है। ट्रीटमेंट करने के लिए क्या है, आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह आते हैं। आयरन के कुछ बहुत ही मतलब टेस्ट बहुत गंदा सा होता है उनका, तो वो कप सिरप, थोड़े से मतलब सिरप आते हैं आयरन के, जो आपकी कमी को पूरा करेंगे। आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी आती है, ओरल फॉर्मुलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया, ओरल यूज़ कर सकते हो। फिर एक कॉम्बिनेशन आता है आयरन विद एब्जॉर्बिक एसिड का, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, एब्जॉर्बिक एसिड का। तो ये सब आप ट्रीटमेंट है। हमारे लिए मेन क्या रहता है, एटियोलॉजी की आखिर क्यों हुआ है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, तो ये आप 4-5 बदले ना, कमजोरी, पेल स्किन, चेस्ट पेन, वीकनेस, हेड एक, डिजीनेस, कोल्ड, ठंडे पड़ जाना हाथ पैर का, भूख नहीं लगना, तो ये कुछ हो गए। इसके बाद पैथोजेनेसिस क्यों हुआ, तो भाई ऑब्वियसली क्या है, इन सब रीजन से हमारे बॉडी में आयरन कम हुआ, आयरन कम, हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम, आरबीसी कम, आरबीसी कम, तो अल्टीमेटली ब्लड कम और ऑक्सीजन कम, तो हमारा एनीमिया हो गया। कॉम्प्लिकेशन ये सब प्रॉब्लम हो गई। तो ये था आपका पहला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड, जो हमारी होगी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसके बाद सिकल सेल आएगी, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक में क्या होता है कि ये हमारी वो कंडीशन है जब हमारा जो बोन मैरो है ना, वो अब नॉर्मल आरबीसी बनाता है।
नहीं समझे? चलो देखो, एक बात तो आपको पता होगी कि ये पूरा हमारा फंडा चल रहा है, तो ये तो सिर्फ हमारे एक रॉ मटेरियल है कि भाई हमें आयरन, हीमोग्लोबिन ये सब चाहिए, लेकिन आरबीसी बनाता कौन है? तो आरबीसी जो भी आपको पता है कि पूरा का पूरा जो हमारा ब्लड है वो कहाँ बनता है? हमारे बोन मैरो में बनता है। कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। तो अब जो हमारा मेगालोब्लास्ट है ना, इस मेगालोब्लास्ट का मतलब होता है कि ये जो हमारा एनीमिया सॉरी हमारे जो आरबीसी हैं ये अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये थोड़े से मतलब अजीब है, इमेच्योर है, पूरे बने नहीं है अच्छे से, थोड़े से लॉन्ग है, लार्ज है स्ट्रक्चरली, तो ये थोड़े से अब नॉर्मल है। यानी कि जैसे नॉर्मल हमारा आरबीसी मान लो ये होता है, तो ये हमारे अब नॉर्मल है, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, किसी भी तरह के हमारे ये आरबीसी हो सकते हैं। तो मेगालोब्लास्ट एनीमिया में क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बोन मैरो है जो इस आरबीसी को बनाता है, तो ये नॉर्मल आरबीसी की जगह इस अब नॉर्मल आरबीसी को बनाने लगता है। और ये जो अब नॉर्मल आरबीसी है इसी को हम क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्ट बोलते हैं। तो जब हमारा क्या होता है कि जिस केस में बोन मैरो हमारा इन मेगालोब्लास्ट को बनाने लगता है, तो उसी सिचुएशन को हम यहाँ पे मेगालोब्लास्ट एनीमिया बोल देते हैं। अब देखो, अगर आप थोड़े से पढ़ने लिखने वाले हो ना, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, सर आरबीसी तो बना ही रहा है ना, दिक्कत क्या है? अब नॉर्मली तो बना रहा है, तो क्या हो गया, इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो देखो, यहाँ पे नॉर्मल हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड हमारा बहता है और इसमें आरबीसी हमारी बहती है। अब मान लो कि यहाँ पे एक अब नॉर्मल आरबीसी आ गई, तो अब नॉर्मल क्या है? थोड़ा सा साइज बड़ा है, कभी मान लो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो जब ये हमारी फ्लो होगी तो अटक सकती है ना कहीं पे जाके, जो हमारे इस तरह के मोड होते हैं, होती है आर्टरी, कहीं पे जाके अटक सकती है। और अगर अटक गई तो उस जगह पे क्या है? ब्लॉकेज करने लगेगी। सेकंड क्या है भाई, इसका काम क्या है? हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को कंटेन करती है। अब ये अब नॉर्मल है खुद ही, तो अपने फंक्शन सही से नहीं करेगी, और जब ये रीजन आएंगे कि अपने फंक्शन सही से नहीं करेगी, ये काम नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली क्या है? बेकार ही है। और हो सकता है कि ये आरबीसी है तो ये वाली आरबीसी हमारी जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, वैसे तो बेकार ही है क्योंकि अब नॉर्मल है हमारी। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आरबीसी जो हमारी नॉर्मल आरबीसी है ना, उसकी कमी हो जाती है, और इस नॉर्मल आरबीसी की कमी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारी ब्लड की कमी, और इसीलिए इसको हम एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेगालोब्लास्ट हमारे बन गए हैं और उसकी वजह से आरबीसी असली नॉर्मल वाले आरबीसी की कमी है, और हमारे यहाँ पे ब्लड की कमी हो गई, तो हमारा अल्टीमेटली क्या है? एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ हम कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि इसमें एटियोलॉजी और पैथोजन से दोनों मिक्स है। तो देखो, ये जो हमारी मेगालोब्लास्ट एनीमिया है ना, इसके पीछे दो रीजन आते हैं। एक हमारा होता है विटामिन B12 और एक हमारा होता है विटामिन B9। अब जो विटामिन B12 इसको हम कोबालामिन बोलते हैं, और विटामिन B9 को हम यहाँ पे फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में किन्हीं भी वजह से क्या होता है कि इन दोनों की कमी हो जाती है, तो इन दोनों की कमी की वजह से क्या है कि अब जो हमारा बोन मैरो है ना, वो असली वाले अच्छे वाले आरबीसी को फॉर्म नहीं कर पाता, वो अब नॉर्मल आरबीसी को फॉर्म कर देता है। और जब अब नॉर्मल आरबीसी फॉर्म हो जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मेगालोब्लास्ट एनीमिया बोल देते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल्स में देखें, तो अगर हम लोग जो डाइट में लेते हैं, अगर हम उस डाइट में कमी कर देते हैं, यानी कि डाइट में अच्छे से अगर हम B12 यानी कि मीट, एग इनमें होता है, अगर हम अच्छे से मतलब विटामिन B12 ना लें, उसकी कमी हो जाए, या यहाँ पे अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाएगी, तो इन दोनों केस में क्या होगा? यहाँ पे अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी बॉडी में, और फॉलिक एसिड की कमी है तो फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, और इन दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फॉलिक एसिड, यानी कि हमारे ब्लड में इन दोनों की कमी हो जाएगी। एक और रीजन है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, एक IF होता है हमारा, तो इसकी भी अगर कमी हो जाती है तो हमारा क्या करेगा? ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। बाकी गैस्ट्रिक एट्रोफी का मतलब क्या है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा गैस्ट्रिक वाले पार्ट में, तो वो भी हमारे एब्जॉर्प्शन को रोक देगा विटामिन B12 की। इधर क्या है, हमारी मान लो कि फॉलिक एसिड हमारा ठीक था, लेकिन अगर उसकी डिमांड बढ़ गई, तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो जितना हमारा फॉलिक एसिड है वो तो हमारे लिए कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? डिसीज हो जाती है। अगर हमारी ड्यूडेनम में, जो हमारा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर वाला थोड़ा पार्ट है, वहाँ अगर कोई बीमारी हो जाती है, तो इस केस में भी क्या है? हमारा फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये कुछ हमारे एटियोलॉजी है कि इन सब की वजह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में डेफिशिएंट विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जो अल्टीमेटली क्या करेंगे? डेफिशिएंसी कर देते हैं इन दोनों की। और जब इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इन दोनों की कमी की वजह से हमारा बोन मैरो अपना काम अच्छे से नहीं करता, और वो मेगालोब्लास्ट को फॉर्म कर देता है, और इस मेगालोब्लास्ट के फॉर्म होने की वजह से हमारी बॉडी में आता है मेगालोब्लास्ट एनीमिया। तो ये मेगालोब्लास्ट एनीमिया का पूरा पैथोजेनिसिटी था, सिंपल शॉर्ट था। कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछो और भाई अच्छे से समझो। अब इसके सिम्टम्स क्या है? तो हमारा बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, पेल स्किन रहेगा, सांस आने में दिक्कत होगी, डिजीनेस बहुत ही सुस्ती रहेगी, और हार्ट बीट हमारी इरेगुलर हो जाएगी। ट्रीटमेंट के लिए क्या है? तो मेनली आप इनके लिए जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है, हमारे ओरल सप्लीमेंट्स है, इनका यूज़ करो, और जो आपकी डाइट है उसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का ज़्यादा यूज़ करो। बाकी मेडिसिन वगैरह हमने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो ये हमारी मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो गया। अब हमारी थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एनीमिया आती है सिकल सेल एनीमिया। आई होप आपको भाई ये सब समझ आ रहा होगा, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अब हम बात करें अगर सिकल सेल एनीमिया के बारे में, तो पहली बात इसको सिकल सेल डिसीज़ भी हम बोलते हैं, और डिसीज डिसऑर्डर ये सब हमारा लगा रहता है।
अब सिकल सेल एनीमिया की एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझो कि ये हमारी होती है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या है कि ये हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे मान लो ये आप हो भाई जिसमें कोई बीमारियां सब हो रही थी, तो यहाँ पे आपके मान लो ये फादर साहब हैं और ये मदर साहब हैं, तो इन दोनों में से अगर किसी को भी हमारी सिकल सेल एनीमिया ऑलरेडी है, इनके अंदर कोई डिफेक्टिव जीन्स है, तभी क्या होगा, ये बीमारी हमारे बच्चे में जो है इधर या इधर से जा सकती है। इसके अलावा हमारी ये बीमारी के और रीज़न है, लेकिन मेन जो सबसे मोस्ट कॉमन कोज है वो यही है कि जेनेटिक होता है, यानी कि पेरेंट्स से जो है बच्चे के अंदर जैसे आता है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, आपको पता होगा कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जब पेरेंट्स से बच्चों के अंदर आती है तो उसके पीछे रीज़न होता है जीन्स का। यानी कि जो जीन्स होते हैं ना, क्रोमोसोम वगैरह, जो डीएनए वगैरह, यही तो हमारे शेयर होते हैं ना पेरेंट्स से भी बच्चों के लिए। नहीं देखा भाई, बायोकेमिस्ट्री की यूनिट 4 जाके देखो, न्यूक्लिक एसिड सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देखो भाई। तो यहाँ पे क्या है कि ये जीन्स है ना, वो हमारे पेरेंट्स से बच्चों की तरफ शेयर होके जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये जीन्स जो हमारे बच्चों में जा रहे हैं, अगर ये डिफेक्टिव चली जाए, यानी कि मान लो अगर इन जीन्स में कोई दिक्कत चली जाए, तो ये जीन्स जब इधर जाएंगे तो इधर जाके भी तो वो दिक्कत कॉज करेंगे ना बच्चे में। तो इस केस में यही होता है सिकल सेल एनीमिया में, कि जो बच्चे हैं ना उसमें भाई डिफेक्टिव जीन्स चले जाते हैं, और डिफेक्टिव जीन्स के चक्कर में क्या है, बच्चों में भी काम खराब हो जाता है। ये तो हो गया कॉज, पर ये है क्या आखिर, सिकल सेल एनीमिया है क्या? तो पहले मतलब समझो कि सिक्कल क्या होता है। ये देखो भाई, इतना पसीना आ रहा है ना अभी, पूरा सब खराब हो रहा है यहाँ पे। तो सिक्कल का मतलब मेनली आप समझो, आप लोगों ने हसिया देखा है? हसिया मतलब क्या है, यार कैसे बताएं, आप लोगों ने जो गांव के होंगे वो समझ गए होंगे कि इस तरह का एक होता है पूरा, और ये पूरी धार होती है, तेज धार, और ये मतलब एक काटने का काम करती है। दरांती आप लोगों ने सुना होगा जो खेतों में काटते हैं, उसी तरह एक हसिया भी होता है जो सब्जी वगैरह काटने में बहुत काम आती है, तो इस शेप का होती है। अब जो सिक्कल सेल है, वो सिक्कल हमारी क्या होती है, सिक्कल को हम बोलते हैं हसिया, यानी कि हमारे एक इस तरह का एक होता है। तो सिक्कल सेल एनीमिया मेनली क्या हो रहा है कि जो हमारी आरबीसी है ना, जो हमारे यहाँ पे आरबीसी बन रही थी, इस बार आरबीसी अबनॉर्मल है, पहले की तरह अबनॉर्मल है, मेगालोब्लास्ट की तरह, लेकिन इस बार आरबीसी क्या है, हमारी सिक्कल शेप की हो गई, यानी कि हंसी वाली शेप की हो गई है। यानी कि इसमें आरबीसी मान लो इस तरह की शेप की हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? इस तरह शेप की हो जाती हैं। तो इसके बारे में आपको दो बातें पता चली, पहली कि ये हमारी जेनेटिक है, पेरेंट्स से मिलती है, दूसरी क्या है, ये हमारी इस शेप की हो जाती है, यानी कि जो हमारी शेप है ना वो सिक्कल शेप हो जाती है, इस तरह की शेप की हो जाती है। अब बोलोगे सर इससे क्या दिक्कत है, तो भाई ये तो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत है। अब नॉर्मल वाली तो कम थी, ये वाली तो और बड़ी दिक्कत है। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है, इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। अब क्या होता है, अगर जो अब नॉर्मल जीन, जो मैंने बोला कि भाई पेरेंट्स से बच्चों में आ जाते हैं, तो अगर बच्चों के अंदर वो अब नॉर्मल जीन्स है ना, तो ये जीन्स क्या करेंगे, ये जीन्स इस तरह धीरे धीरे हमारे जो है इस शेप में जाने लगेंगे, और इस शेप में जो हमारा हीमोग्लोबिन है अभी ये गया है, और इस शेप में जाने के बाद क्या होगा, ये हमारे इस तरह पूरा जो आरबीसी है वो नॉर्मल ऐसा था, और अब इस तरह का आरबीसी हमारा हो जाएगा। ये थोड़े आपको हंसी जैसे लग रहे होंगे, सिक्कल शेप, तो ये सिक्कल की शेप है ना, ये हमारे एक अबनॉर्मल आरबीसी है। अब इनको हम यहाँ पे मूव करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध नॉर्मल भी है। तो मान लो जब ये मूव कर रहे हैं इधर, तो आपको पता है कि ये एक दूसरे में फंस सकते हैं, क्योंकि भाई ये इस तरह के शेप के हैं, तो जब इस तरह तो ये आपस में इस तरह से फंस सकते हैं, और इस तरह फंसने की वजह से क्या है कि यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है हमारी। दूसरा, ये हमारे फंस क्यों रहे हैं, क्योंकि एक तो ये रिगिड है, रिगिड मतलब क्या है, ठोस है, ऐसा नहीं है लगने के बाद ये टूट के शेप चेंज कर ले, ऐसे ही रहेंगे। दूसरा, चिपचिपे हैं, थोड़े स्टिकी हैं, और स्टिकी होने की वजह से क्या है कि आपस में ये इस तरह से चिपक भी जाएंगे। तो इस तरह क्या होंगे, ये यहाँ पे चिपक चिपक के पूरे इस तरह की ब्लॉकेज कॉज कर देते हैं। अब मान लो कि यहाँ से ब्लड बह रहा है अच्छा खासा, अब अगर यहाँ पे ब्लॉकेज आ गई तो क्या ब्लड हमारे इसके आगे पहुंचेगा? ये तो डायग्राम बन गया यहाँ पे, लेकिन हमारा ब्लड जो है इसके आगे नहीं पहुंचेगा, और इधर सारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे ब्लॉकेज लग गई, हमारा ब्लड इधर नहीं पहुंचेगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, और जब ब्लड की कमी हो जाती है तो इसी कंडीशन को यहाँ पे एनीमिया बोल देते हैं। तो मेनली अगर बात करेंगे तो सिक्कल सेल एनीमिया का है हमारी एक वो कंडीशन है जब हमारे जो आरबीसी हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं, और अब नॉर्मल में सिक्कल लाइफ शेप के चले जाते हैं, और वो रिगिड और स्टिकी होते हैं, जिस वजह से वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और ब्लॉक करने की वजह से हमारा ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कम हो जाएंगे, और इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा, हमारे ऑर्गन डैमेज का भी खतरा हो जाएगा, और देखा जाए तो एक लाइफ लॉन्ग डिसीज है, क्योंकि भाई जेनेटिक है, पेरेंट्स से मिली है, तो ये लंबे टाइम तक के लिए चलती है। अब ये होती क्या है, इसके पीछे रीज़न समझ लो। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे पेरेंट्स जब करते हैं ना, तो हमारे जीन्स क्या करेंगे, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये एक्चुअल में मेन जड़ है यहाँ पे। अब हीमोग्लोबिन की क्या गलती है, तो हमारा एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम नॉर्मली बोलेंगे हीमोग्लोबिन ए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं उससे हमें हीमोग्लोबिन ए की जगह हमें मिलता है हीमोग्लोबिन एस।
एस फॉर सिकल सेल आप समझ सकते हो। तो यहाँ हीमोग्लोबिन एस हमारा एक अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, और जब ये हमें अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन एस मिलता है ना, तो ये क्या करेगा, ये अब नॉर्मल आरबीसी को बनाता है, और इस वजह से ये नॉर्मल आरबीसी की जगह इस तरह के सिक्कल शेप के आरबीसी बनाएगा, और ये सिक्कल वाले जो हमारे आरबीसी हैं ये आगे जाके क्या करेंगे, हमारे इस तरह की ब्लॉकेज करते हैं। तो मेन आप समझ गए कि हमें क्या है, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन पेरेंट से मिल जाता है, और जब पेरेंट से वो हीमोग्लोबिन हमें मिलता है तो वो हीमोग्लोबिन हमारा अब नॉर्मल आरबीसी हमारी बॉडी में बनाता है, और जो अब नॉर्मल आरबीसी है वो सारा कुछ ब्लॉक करके हम लोग को जो है दिक्कत प्रोवाइड करेंगे, ये करेंगे। अब इसकी इटियोलॉजी के बारे में बात करें तो वही जो मैं अभी तक चीख चीख के आपको बता रहा हूँ कि हमें क्या है, कोई भी जो इंडिविजुअल है उसको अगर अपने पेरेंट्स से क्या है अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन मिल जाता है तो ये डिफेक्टिव जीन्स होगा, और ये अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल आरबीसी बनाता है। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, एक होती है सिकल सेल ट्रेट। अब सिकल सेल ट्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल है उस पर आपको पता है कि पेयर ऑफ जीन्स होता है, यानी कि इस तरह का होता है। तो अगर क्या है कि एक पेयर, यानी कि अगर जो मान लो एक जीन है वो अगर डिफेक्टिव है, दो नहीं है, केवल एक जीन डिफेक्टिव है, तो उसको हम यहाँ पे सिकल सेल ट्रेट बोल देते हैं, यानी कि एक तरह से नुकसान है, हैवी है, तो उसको हम सिकल सेल ट्रेट बोल देते हैं। जब उसके साथ सिर्फ एक कॉपी होती है हमारी किसकी, हमारे जो सिकल सेल जीन्स होते हैं उसकी सिर्फ एक कॉपी है, तो हमारे ये होते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सन जो है ना वो कभी मतलब वो तभी जाके वो होगा, मतलब सिकल सेल एनीमिया होगी जब उसके दोनों पेरेंट्स के पास वो होगा। जैसे मान लो ये है, अब यहाँ से एक मदर इधर से गए इधर से गए, अब अगर मान लो सिर्फ फादर को था मदर को नहीं था, तो जो बच्चे में जीन्स आएगा ना वो सिर्फ एक कॉपी आएगा, और जो एक कॉपी जीन्स आएगा तो उस बच्चे को सिर्फ क्या होगा, सिकल सेल ट्रेट होगा, उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। लेकिन अब क्या होता है कि फादर को भी था मदर को भी था, तो यहाँ पे क्या है कि एक जीन्स फादर से आया एक जीन मदर से आया, तो दोनों ही जीन अगर हमारे डिफेक्टिव है ना, तब बच्चे के अंदर जो दोनों जीन्स है वो सिकल सेल एनीमिया वाले हो जाएंगे, और उस केस में हमारी बीमारी सिकल सेल एनीमिया होगी, उसको हम सिकल सेल ट्रेट नहीं बोलेंगे। यानी कि सिंपल फंडा है, अगर माता पिता में से कोई एक हमारा डिसीज है मतलब घर से है तो हमको सिर्फ सिकल सेल ट्रेट होगा, दोनों है तो हमें सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। यानी कि सिकल सेल एनीमिया के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो दो कॉपी होंगी ना जीन्स की सिकल सेल, वो दोनों के दोनों मतलब डिफेक्टिव होने चाहिए। अगर एक डिफेक्टिव है एक डिफेक्ट नहीं है तो सिकल सेल ट्रेट होगा, दोनों डिफेक्टिव है तो हमें सिकल सेल एनीमिया होता है। तो ये नॉर्मल फंडा पूरा आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पे दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे होता ही है, इसके पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, सबसे पहले म्यूटेशन होती है हमारे जीन्स के अंदर, और ये जीन्स मेनली क्या होता है, जैसे जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना उसके अंदर हमारी बीटा ग्लोबुलिन चेन पाई जाती है, तो उस बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के अंदर हमारी म्यूटेशन हो जाती है। क्यों होती है, अगर कोई खराब जीन आ जाए तो ये जीन जो हमारा डिफेक्टिव जीन्स हमें पेरेंट्स से मिला है ना, ये डिफेक्टिव जीन्स हमारा बीटा ग्लोबुलिन चेन्स के अंदर जाके उसको इनकोड करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, इस हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल वाला है तो इससे हमारा क्या हो गया, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, सॉरी कॉल आ गई थी, तो यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा आरबीसी को बनाता है। तो जब हमारा अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन ये हो गया तो ये क्या करेगा, ये नॉर्मल आरबीसी की जगह अब नॉर्मल आरबीसी यानी कि सिकल शेप की आरबीसी बनाता है। तो यही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे चेंज हो गया, और चेंज भी क्यों हुआ है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन है ना, वहाँ पे जो छठी पोजिशन है वहाँ पे हमारा ग्लूटामिक एसिड है ना वो रिप्लेस हो जाता है, हमारा वेलाइन को मतलब रिप्लेस कर देता है। तो जब वेलिन हट गया हमारा ग्लूटामिक एसिड बन गया, तो इससे हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव हो गया, म्यूटेशन होगी उसमें, और उसी म्यूटेशन की वजह से वो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया। और वो जो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो फॉर्म करेगा अब नॉर्मल आरबीसी यानी कि सिकल शेप वाले। और ये अब नॉर्मल जो आरबीसी है वो दो काम करते हैं, एक हमारी होती है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या है, अब देखो ये जो हमारे नॉर्मल आरबीसी हैं आपको पता होगा इनकी जो लाइफ साइकिल है ना, लाइफ मतलब वो है लगभग 100 से 120 दिन की होती है। लेकिन ये जो हमारे आरबीसी सिकल वाले हैं ना, ये हमारे लगभग सिर्फ 10 से 20 दिन तक चलते हैं। तो लगभग आप समझ सकते हो कितना कम हो गया। तो इस वजह से जो हमारे ये वाले सिकल शेल वाले जो आरबीसी हैं वो हमारे जल्दी जल्दी मरेंगे, जल्दी जल्दी डेड होंगे। और जितनी जल्दी डेड होंगे तो भाई ऑब्वियसली बात है आरबीसी कम मतलब हमारा ब्लड कम, और आरबीसी ब्लड कम हो गए तो हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। सेकंड केस क्या है, वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, जो मैंने बताया कि अब ये जो सिकल सेल वाले हैं ये हमारे क्या करेंगे, ब्लॉकेज कॉज करेंगे, इधर उधर जाके यहाँ इस तरह ब्लॉकेज करेंगे, और जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, और इस चक्कर में हमारे काफ़ी ज़्यादा टिश्यू वगैरह या फिर कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, भयंकर वाला पेन हो सकता है, पेन क्राइसिस, और हमारा ब्लड तो कम होगा ही ओवरऑल क्योंकि फ्लड कम है, और इस वजह से हमें यहाँ पे एनीमिया हो जाते हैं। तो दो रीज़न है, एक हमारे ये जो आरबीसी हैं ये जल्दी मरते हैं 10 से 20 दिन के अंदर, तो धीरे जितनी जल्दी मरेंगे हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो हमें एनीमिया हो गया। सेकंड यहाँ पे पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज की वजह से ब्लड फ्लो कम हो गया, टिश्यू डैमेज हो गया, पेन हो रहा है, और ये भी हमारी एनीमिया कॉज कर रहा है। तो इस तरह हमारा पूरा एनीमिया यहाँ पे कॉज होता है। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें कि इसके मतलब सिम्टम बात करते हैं कि कैसे क्या है, तो वही थकावट रहेगी, हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे, चेस्ट पेन होगा, हेडेक और पेलनेस होगी। मतलब ये जितने भी सिम्टम्स है ना लगभग हमारे ब्लड मतलब एनीमिया के सेम है। अब कौन से क्या है वो टेस्ट के बाद पता चलेगा।
कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारा इन्फेक्ट कर सकता है, हमारी जो स्प्लीन होती है, जो मतलब अंदर एक पार्ट होता है, डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा। फिर हमारी आंख में प्रॉब्लम कर सकता है, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कम हो जाएगी क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन सब कम है। एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, हमारे चेस्ट में दिक्कत होगी, ऑर्गन फेल हो सकते हैं, और पल्मनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। हमारी पल्मनरी के अंदर मेनली जो है लंग्स की वाली होती है, उसमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो ट्रीटमेंट वगैरह है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या तो हम ब्लड पूरा चेंज करा दें, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक है तो नॉर्मल दवाइयों से काम चलेगा नहीं, दवाइयों से राहत मिलेगी। मेन क्या है, बोन मैरो को ट्रांसप्लांट, सुना हुआ ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट, यानी कि नया बोन मैरो डलवा लो, उसको चेंज करवा दो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड को चेंज करवा दो, और इन्फेक्शन वगैरह से बच के रहो। एंटीबायोटिक, पेन रिलीविंग मेडिसिन, इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हो जो इन्फेक्शन वगैरह हो उस केस में, ठीक है। जैसे ये इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक यूज़ कर लो, पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पेन रिलीविंग मेडिसिन यूज़ कर लो। तो ये केवल हमारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सिकल सेल वाला समझ आ गया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अच्छे से। और ये मत सोचना ये छोटा है, जब आप इसको नोटबुक पर लिख के आओगे ये काफ़ी ज़्यादा जगह आपके कम से कम 3-4 पेज कवर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हो। हमारे लास्ट 2 चीज़ें समझ लो, एक हमारी होती है थैलेसेमिया। अब देखो ये ना हमारे इतने ज़्यादा एग्जाम में नहीं आते, तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह करके आपको लिख दिया है। तो ये भी हमारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें आरबीसी का शेप हमारा कुछ इससे इस तरह का हो जाता है। तो ये हमारा बाद में ये ब्लॉकेज वगैरह करेगा, तो ये इसीलिए होता है। और ये भी क्यों होता है कि हमारे हीमोग्लोबिन में जीन्स में म्यूटेशन वगैरह हो जाएगी और पेरेंट्स से हमको मिलेगा। तो लगभग हमारा ये सिकल की शेप की तरह है, बस शेप हमारा इस तरह का हो जाएगा और पेरेंट्स वगैरह से मिलता है। हीमोफीलिया जो हमारा है, ये मेनली क्या है कि हमारी बॉडी में आपको पता होगा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो क्लॉट बनाते हैं। हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ा था, कहीं भी ब्लीडिंग वगैरह हो जाए तो वहाँ पे भाई क्लॉट फॉर्म करेंगे, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। लेकिन जो हीमोफीलिया है ना, ये हमारे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर हमें मिलते हैं ना, और मतलब ऊपर से पेरेंट्स से आते हैं जीन्स की तरफ, वो हमारी बॉडी में कम होते हैं। और इस क्लॉटिंग फैक्टर कम होने की वजह से हमारी बॉडी में क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, और इससे हमारी बॉडी में कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, और कहीं अगर चोट लग जाए तो बहुत ही स्लो क्लॉट बनेगा, ब्लीडिंग जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो सकती है, और खतरनाक वाला पेन हो सकता है। ये हमारा 3 तरह का है, हीमोफीलिया ए, बी और सी। ए हमारा क्लासिक है जो मोस्ट कॉमन है, और ये हमारे क्लॉटिंग फैक्टर अलग अलग होते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से होगा, और लगभग 90% पेशेंट हमारे इसी के ग्रसित होते हैं। इसके अलावा 10% हमारे इसमें हीमोफीलिया बी हमारा क्रिसमस डिसीज है, ये मेनली क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होगा। और हीमोफीलिया सी हमारा रोजेंथल एच है, ये हमारी मतलब एच हमारी यही हीमोफीलिया है, तो ये हमारा मेनली क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से होता है। तो ये इसके टाइप्स थे, इसको ज़्यादा डिटेल्स में हमने नहीं किया है, नॉर्मली आप समझ सकते हो। अब हम यहाँ पे ये एंडोक्राइन वाला हमने डायबिटीज वगैरह पढ़ लिया। अब हम मेनली बात करते हैं अपने लास्ट यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम के अंदर जो भी हमारी डिसीज आती हैं इन सब के बारे में अब यहाँ अच्छे से बात करेंगे। तो देखो नर्वस सिस्टम के बारे में इतनी बेसिक बात तो आपको पता होनी चाहिए, हमने फर्स्ट सेम में भी बात की थी कि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पे होता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये पीछे हमारी होगी, और ये क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो भी डिसीजन है, हमें कब क्या करना है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, चल फिर रहा हूँ, जाना सोना उठना, सारा का सारा कंट्रोल हमारा नर्वस सिस्टम करता है। यानी कि मैंने एग्जाम्पल आपको शैतान मूवी का दिया था, जैसे वो उस लड़की को कंट्रोल कर लेता है, उसी तरह नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का शैतान है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। अब 2-3 बातें समझ लो जो आपके काम आएगी। पहली बात, जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, जैसे नॉर्मल सेल्स है ना, उसी तरह के हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं। अब किस तरह के होते हैं थोड़ा सा समझ लो। ये मान लो इस तरह का हमारा सेल्स होगा, और यहाँ पे पूरा हमारा क्या होता है, सेल बॉडी होता है, ये इसका न्यूक्लियस होता है, और ये पीछे हमारा एक्सॉन टर्मिनल होता है। अब इसी तरह के हमारे और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा एक मान लो एक और न्यूरॉन्स है हमारा, और ये हमारा गया, इसका ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया, और ये इसका सेल बॉडी हो गया, ये इसकी न्यूक्लियस हो। तो इस तरह हमारी बॉडी में कंटिन्यूस ढेर सारे न्यूरॉन्स हमारे पाए जाते हैं, और इनको कनेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, न्यूरोग्लियल सेल करता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो कि यहाँ पे चलता कैसे है, तो आपको पता होगा कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है ना, वो इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू होती है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक गर्म किसी भी चीज़ को पकड़ लिया, तो वो गर्म है, ये हमारी बॉडी तक कैसे पहुँचेगा, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होते होते हमारे CNS तक जाएगी, और देन उसके बाद लौट के कि अब क्या करना चाहिए, भाई गर्म हमने छू लिया तो अब उसको हटाना चाहिए, तो वो हटाने की इन्फॉर्मेशन हमारी दोबारा आएगी और हम इसको छोड़ देंगे। अब बोलोगे सर इतनी देर, तो ये हमारा बहुत फास्ट होता है, बहुत लिटरली 1 सेकंड में लगभग 70-72 बार एक्शन पोटेंशियल प्रोसेस होती है। तो आप समझ सकते हो कि कितना फास्ट होता है, हमारा कोई होता है एकदम पकड़ा और तुरंत हम इसको छोड़ देते हैं। तो अब जो इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारी ट्रांसफर होती है इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू, तो हमारे लगातार होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इस न्यूरॉन से हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें जाएगी, इससे इसमें जाएगी, तो इस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन जो है ट्रांसफर होती रहती है हमारी। अब देखो कि ट्रांसफर होती कैसे है। तो जैसे मान लो ये न्यूरॉन्स हमने, ये मान लो हमारा हाथ है, तो इस पर हमने टच किया, अब क्या होगा, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन जाएगी इधर, इधर से हमारी इधर जाएगी, जो हमारे माइलिन शीथ होते हैं सबसे इधर जाते जाते इधर जाएगी। अब जो इधर एक्सॉन टर्मिनल है ना, वहाँ पे हमारे इस तरह के छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल्स मतलब थैली होती हैं, और इनके अंदर हमारे भरे होते हैं
ट्रांसमीटर। अब क्या होगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर को इधर रिलीज कर देगा, ये बीच की जगह है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दूसरे के यहाँ पे डेंड्राइट्स पे। तो ये क्या करेंगे, ये न्यूरॉन्स को हमारे क्या रिसीव कर लेंगे और रिसीव करके अंदर ले आएंगे, और इस न्यूरॉन को क्या करेंगे, जो न्यूरो ट्रांसमीटर अंदर ले आके उसको फिर से शेयर कर देंगे, और यहाँ के बाद वो तीसरे किसी न्यूरॉन पे ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल मैसेंजर है, जो क्या करेगा, इधर से इधर इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करता रहता है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर एक हमारा केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा सारा प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम नर्वस सिस्टम के डिसीज़ के बारे में, बीमारियों के बारे में, तो मेन हमारा या तो न्यूरॉन्स में होगा, या ये जो हमारे हार्मोन्स या फिर ये जो हमारे केमिकल मैसेंजर है ना, इनमें कोई प्रॉब्लम होगी। तो अगर हमारी या तो इनमें प्रॉब्लम हो या इस न्यूरॉन में कोई प्रॉब्लम हो, तब हमारी ये जो बीमारियाँ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ। और ये बेसिकली हमारी यहाँ पर क्या है, 4-5 तरीके की हैं। पहले हमारा मतलब 3 मेन है, और इसके अंदर चौथे में ये आती है। तो पहले नंबर पे हमारी मेन आती है एपिलेप्सी, सेकंड आती है पार्किंसन डिसीज, थर्ड आती है स्ट्रोक, और इसके अलावा साइकेट्रिक डिसीज हमारी मूड के ऊपर डिपेंड है, इसमें हमारी आती है डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया एंड अल्जाइमर डिसीज। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी आती है एपिलेप्सी, फिर हमारी पार्किंसन डिसीज, और लास्ट में हमारी आती है अल्जाइमर डिसीज। तो ये 3 हमारी ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एपिलेप्सी के बारे में, तो इतना समझो कि आप लोगों ने सुना होगा ना भाई, उसको दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ये होता है वो होता है। तो एपिलेप्सी एक्चुअल में क्या है कि एपिलेप्सी हमारी एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में दौरे पड़ते हैं। दौरे मतलब क्या, एकदम होश वोश खो बैठना, ऐसे करे करके हाथ पैर पूरी बॉडी सिर करके और ज़मीन पर गिर जाना। तो ये दौरे वाली चीज़ें आपने देखी होंगी। तो उन्हीं दौरों को पढ़ने को हम इंग्लिश में सीजर्स बोलते हैं। तो अगर हम एपिलेप्सी को डिफाइन करें तो बोलेंगे कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रेन, यानी कि ये हमारे एक ब्रेन का डिसऑर्डर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में पीरियोडिक एंड अनप्रिडिक्टेबल ऑक्यूरेंस ऑफ सीजर, यानी कि जो ये दौरे पड़ते हैं ना, ये हमारे फिक्स नहीं होते। आपने देखा होगा, कभी कोई काम कर रहा होता है, कभी बाथरूम में गिर जाता है, कभी चलते फिरते कहीं रोड से गिर जाते हैं, कहीं कहीं भी, मतलब ये दौरे कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो ना हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, और ये पीरियोडिक होते हैं, यानी कि आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो इसको आप यहाँ थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि एपिलेप्सी एक्चुअल में मिर्गी के दौरे होते हैं, जो कभी भी किसी को पड़ सकते हैं, जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते कब क्या कैसे हैं, और ये पढ़ते क्या हुए, क्योंकि हमारे ब्रेन में जब कोई बीमारी हो जाती है, डिसऑर्डर, उस वजह से ये हमको यहाँ पे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो एक हमारी वो कंडीशन है जिस कंडीशन में हमें रिकरेंट सीजर्स आते हैं। अब रिकरेंट सीजर का मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा बार, एक आध बार आया तो उसको हम बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन 2 बार कभी आ गया, 2 से ज़्यादा बार आता है, तो ये हमारी एक बीमारी हो जाएगी, सीजर्स हो जाएंगे, और इसको हम यहाँ पे एपिलेप्सी घोषित कर देंगे। अब ये जो सीजर्स है इसको हम कन्वल्सन भी बोलते हैं। अब ये सीजर्स एक्चुअल में होते क्या है, यानी कि जो दौरे पड़ना होता है ना, ये एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले नंबर पे क्या है कि इट इज़ अनकंट्रोल्ड जर्किंग। अनकंट्रोल्ड जर्किंग क्या है कि एकदम हमारी पूरी बॉडी जो है यहाँ इस तरह कांपने लगेगी। शक्तिमान को उड़ते हुए देखा होगा आपने, तो इस तरह हमारी पूरी का इस तरह पूरी यहाँ वाइब्रेट करेगी, हम ऐसे मतलब हाथ पैर सब पूरा घूमेंगे, और उसके बाद हम कर जाते हैं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि होश अपना खो देते हैं। और होश खोने के बाद हमारे सेंसेशन चले जाएंगे, हमारे मूवमेंट, बिहेवियर, परसेप्शन, ये कोई भी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। यानी कि जो बंदे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, बाद में जब वो होश में आएगा ना, उसको याद नहीं रहेगा कि मिर्गी के दौरे पड़ते टाइम उसको क्या हुआ, कैसे गिरा, क्या हुआ, किधर गिरा, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। उसका मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने सेंसेशन खो देता है, उसका बिहेवियर उसके कंट्रोल में नहीं है, और परसेप्शन उसको कुछ भी आइडिया नहीं रहता आस पड़ोस का क्या कैसे चल रहा है। एकदम मतलब सुध-बुध खो बैठता है और अपना होश खो बैठता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और बाद में जाके वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक्चुअल में होते हैं सीजर्स, कि हमारी कोई भी बॉडी है मान लो, तो ये अनकंट्रोल हो गई है, हाथ पैर मूव कर रहा है और उसको कुछ भी याद नहीं है, सुध-बुध नहीं है कहाँ कैसे क्या है। इसीलिए ये बीमारी बहुत डेंजर है, क्योंकि अगर मान लो कोई बंदा इमरजेंसी में कहीं चढ़ रहा है, कभी छत पे, कहीं टेरेस पे, कोई भी ऐसी इमरजेंसी में है, और उस टाइम अगर उसको सीजर आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली वो ऐसे करते करते मूवमेंट सब खत्म हो जाता है, और बंदा क्या होता है, नीचे जहाँ पे मतलब गिर जाता है। और जब नीचे गिर जाएगा तो भाई यहाँ नॉर्मल रोड पे गिरा लोग वो बचा लेते हैं आके, वैसे तो नॉर्मल, लेकिन अगर कभी अकेले कोई फंस गया तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। अब ये होता क्यों है, तो देखो ये मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे बॉडी के काम है वो सारे के सारे हमारे ये न्यूरॉन करवाते हैं। और न्यूरॉन कब करेंगे, जब ये न्यूरॉन अपने इस केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ करते हैं, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर या फिर न्यूरोनल डिस्चार्ज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सीजर्स के केस में क्या है, हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, हमको नहीं चाहिए तब भी कर रही है। तो इस केस में क्या होता है मेनली कि जो हमारा न्यूरोनल डिस्चार्ज है, यानी कि ये जो
हमारे न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे थे, ये जो हमारे डिस्चार्ज है ना, ये हमारा अत्यधिक ज़्यादा मान लीजिए ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। और जब ये हमारे ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या है, ज़्यादा मूवमेंट करवाता है, ज़्यादा सारा कुछ करवाएगा, और इस चक्कर में क्या होगा कि बॉडी इस तरह नीचे आके गिर जाएगा, जर्किंग वगैरह होगी, अपना शुद्ध बोध होश बोध सब खो बैठता है। तो यहाँ पे आपको सीधा पता चल गया कि ये हमारी एक अनकंट्रोल जर्किंग, लॉस ऑफ कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। और ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये हमारा टेम्परेरी मतलब क्या है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। टेम्परेरी हमारे एकदम जैसे नॉर्मल चल रहा है, अचानक से क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे इकट्ठे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, और इकट्ठे जब बहुत सारे न्यूरॉन डिस्चार्ज हो जाएगा तो एक्टिविटी एकदम हमारी बॉडी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो बॉडी डिसबैलेंस होगी, यहाँ पे गिर जाएगी, जर्किंग वगैरह, थरथराना और ये सब चीज़ें होगी, दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। और ये न्यूरल डिस्चार्ज जितना ज़्यादा होगा हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि बॉडी उतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएगी, और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई तो बॉडी भाई ये नुकसान हो सकते हैं। बाकी ये हमारा पैरोक्सिमल सेरिबुलर डिस्रेनिया के अंदर आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो बंदे को यहाँ पे सीजर आया, दौरा पड़ा, लेकिन जब तक उसको अगला दौरा नहीं पड़ेगा ना, उसके बीच में वो एकदम नॉर्मल होगा, जैसे उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। दौरा पड़ा, उसके बाद जब होश में आ जाएगा उसके बाद नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं, जो चोट लग जाएगी वो अलग है, लेकिन दौरे की वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होगा, जब उसको अगला आएगा ना, तब उसको वो सेम कंडीशन आएंगी, जर्किंग ये सब होगी, लेकिन उसके बीच में, यानी कि पहले दौरे दूसरे दौरे के बीच में वो एकदम नॉर्मल होता है। तो इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिमल, यानी कि एकदम, यानी कि एक टेम्परेरी बेस पर ये होता है, यानी कि यहाँ पर जब एकदम हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ेगा। इसीलिए तो भाई कभी कभी आ रहे हैं, अगर ये परमानेंट हो तो भाई हमेशा बंदा जर्किंग ही करता रहेगा, ऐसे ही करता रहेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर है, हमेशा ऐसा करता रहेगा तो मर ही जाएगा ना बंदा, होश वोश खो के। तो यहाँ पे क्या है कि कभी कभी होता है एकदम भाई बहुत तेज न्यूरॉन बढ़ जाएंगे, ये सब बढ़ जाएंगे, और कुछ टाइम बाद आके वो भी नॉर्मल हो जाता है, और जब वापस हमारे न्यूरोट्रांसमीटर नॉर्मल हो जाएंगे, बंदा फिर से जो है होश में आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। तो ये इस तरह हमारा काम करता है। इसके सिम्टम्स क्या है, तो वही है सबसे ज़्यादा कि सीजर, यानी कि दौरे पड़ेंगे, अनकंट्रोल जर्किंग हो जाएगी, होश आप खो बैठोगे, और टेम्परेरी कन्फ्यूजन, पता ही नहीं चलेगा क्या कैसे चल रहा है। इनके अलावा जो नॉर्मल क्या है, जैसे ये हमारे स्पेशल इसी के हैं, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग, पसीना ज़्यादा आना, फ्लशिंग, पूरा चेहरा मुरझा जाना, उड़ जाना, डिजीनेस, बहुत ही ज़्यादा मतलब थक जाना, वो हो जाना, होश ना आना, डिप्रेशन हो जाना, एंगर आना, गुस्सा जल्दी आना, ये कुछ हमारे इसके सिम्टम्स हैं जो सब प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके एटियोलॉजी, यानी कि इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हमें क्या है, एक्साइटेड ज़्यादा है, तो इस चक्कर में क्या है कि जो हमारा न्यूरॉन का डिस्चार्ज है ना, यानी कि जो केमिकल मैसेज निकल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, अब नॉर्मल और एक्सेसिव हो जाता है, और इस चक्कर में ये हमारी जो हमारा ब्रेन है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी हमारी बॉडी उतनी ज़्यादा मूवमेंट करती है उस टाइम के लिए, और वहाँ पर हमें सीजर जो है कॉज हो जाते हैं, यानी कि हमें दौरे वगैरह पड़ते हैं। अब ये क्यों हो सकता है, तो इसके पीछे रीज़न है जेनेटिक फैक्टर, पेरेंट्स से हमको मिल सकता है, हेड ट्रॉमा, अगर हमारे सर वगैरह में चोट लग गया, एक्सीडेंट हुआ होगा, कभी हुआ होगा, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हमारे ब्रेन डैमेज हो गया, कोई कैंसर का मतलब कैंसर का ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक होता है कि ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई ब्रेन में, तो ऐसी कोई बीमारी होती है तो ब्रेन डैमेज होता है, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे मेनिंजाइटिस हो गया, एड्स हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो अगर कोई सा इन्फेक्शन हो जाता है तब ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसकी बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में कि कैसे क्या होगा, तो सबसे पहले मान लो कि ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हमारे जैसे केमिकल इम्बैलेंस हो गया, सोडियम, कैल्शियम ये हमारे कम हो गए, ये कोई ज़्यादा हो गया, जेनेटिक हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, ये सब चीज़ें हमारी इम्बैलेंस हो गई। इसकी वजह से क्या है कि हमारे जो अल्ट्रेशन हो गया न्यूरल ट्रांसमिशन में, यानी कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे थे ना उसमें हो गए चेंज। अब उसकी वजह से क्या है कि न्यूरॉन्स हमारे हो गए हाइपर एक्साइटेड। अब जितने ज़्यादा न्यूरॉन हमारे, जितने यहाँ पे क्या है, जब यहाँ से हमें ये इससे हम जैसे टच करते हैं ना, तब हमारे ये न्यूरॉन जाके एक्टिवेट होता है, और तब जाके वो यहाँ पे न्यूरॉन छोड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या है कि हमारे हाइपर एक्साइटेड हो गए हैं, यानी कि टच वच की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक हमारे न्यूरॉन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है? इन फैक्टरों की वजह से। तो इन फैक्टर की वजह से ये न्यूरॉन हमारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, वो न्यूरॉन्स को यहाँ पे फायरिंग करेंगे, यानी कि न्यूरॉन्स अब नॉर्मल फायरिंग करेंगे, यानी कि डिस्चार्ज बढ़ जाता है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का। तो जब बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्चार्ज बढ़ जाएगा तो हमारी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो भी हमारी बढ़ जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाएगी, डीपोलराइजेशन हो जाएगी, यानी कि बढ़ना, करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब ब्रेन में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी वो हो जाएगी तो हमारी बॉडी में हमको सीजर्स और लोकल सीजर्स देखने को मिलते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, तो सीजर्स हमें इस तरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। बाकी आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, जैसे आप स्टिंग का ऐड तो आपने देखा होगा, तो स्टिंग क्या कहता है कि हम आपके सीएनएस को स्टिमुलेट कर देते हैं। जो हमारी कॉफ़ी कैफीन होती है ना, ये सब क्या करेंगे ना, आपके ब्रेन को तेज कर देते हैं। और ब्रेन तेज करने का मतलब ही ये होता है कि वो आपके न्यूरॉन्स को, आपके सीएनएस को एक्टिवेट कर देते हैं, और उस एक्टिवेट होने की वजह से क्या है कि आपका वो ब्रेन न्यूरॉन एक्साइटेड रहता है और आपका काम करने में मन लगता है। और वहीं पर हमारे कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो इनहिबिटरी वाले होते हैं, वो इस चीज़ को बैलेंस करते हैं। भाई कहीं हमारी बॉडी में ज़्यादा हाइपर एक्साइटेबिलिटी ना हो जाए, जिससे
जिससे हमें सीजर्स वगैरह ऐसी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए हमारी बॉडी में इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी होते हैं जो इसको मेंटेन करते हैं, जैसे हमारा गाबा हो गया। लेकिन इस सीजर्स वाले केस में क्या है कि ये न्यूरॉन्स हमारे कम हो जाते हैं इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। तो इन फैक्टर की वजह से ये कम हो जाते हैं, ये बढ़ जाते हैं, और इन दोनों ही केस में क्या है कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, डिस्चार्ज न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा होगा, हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली ये जाके सीजर्स कॉज करेंगे, दौरे वगैरह में पड़ेंगे। और ये सब हमारा टेम्परेरी बेस पे होता है, यानी कि एक बार होगा, हो गया, सीजर्स आ गया, उसके बाद ये सब हमारा फिर से नॉर्मल हो जाएगा, उसके बाद अगले चक्कर पे ये हमारा होता है। तो इस तरह ये हमारे काम करते हैं। अब टाइप्स के बारे में बात करें तो ये दो तरह के हैं, एक होते हैं पार्शियल, एक होते हैं जनरलाइज। पार्शियल बेसिकली हमारे लोकल या फोकल सीरीज होते हैं। इसमें क्या है, जैसे मान लो हमारा ब्रेन है, अब ब्रेन आपको पता होगा ये हमारा इस तरह का जा रहा है, ये हमारा दो तरह के हेमिस्फीयर में होता है, इस तरह जा रहा है, और भी पीछे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेन के अगर मान लो कोई लोकल प्लेस पे हमारे ये मतलब पूरा ये न्यूरोनल फायरिंग वगैरह हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे पार्शियल बोलते हैं, यानी कि लोकली होगा, इतना डेंजरस नहीं है, और इसमें नॉर्मल बंदे का मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब नॉर्मल सेंसेस, थोड़ा बहुत मूड बिहेवियर चेंज वगैरह होगा, सीजर्स भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो जनरलाइज है ना, ये हमारे पूरा ब्रेन में, यानी कि इस तरह पूरा होता है, और जब पूरे ब्रेन में होगा तो भाई हमें अच्छे से पूरे सीजर्स आते हैं, और इसमें बहुत कुछ यानी कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पूरी बढ़ जाती है, और हम लॉस ऑफ मतलब तुरंत ही हम अपना होश खो देते हैं, हमें कुछ भी होश नहीं रहता। तो ये जनरलाइज है, बाकी इसके और भी टाइप्स थे तो उन सब की हमें ज़रूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने सारा कुछ रख दिया, आप लिख के आ सकते हो। अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड डिसीज़ यहाँ पे नर्वस सिस्टम की, पार्किंसन डिसीज़ के बारे में। अब पार्किंसन डिसीज़ क्या है, तो इसका ना मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं नवोदय में पढ़ रहा था, मेरा दोस्त था एक ऋतिक यादव, तो उसको ना जब भी हम मतलब देखते थे ना, तब हमको भाई नॉलेज नहीं थी, तो थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा लेते थे। तो हमारा जो दोस्त था ना, उसका हाथ ऐसा था ना, तो वो अपने आप ऐसे 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 मूवमेंट करता रहता था। कुछ भी हम करेंगे ऐसे ऐसे मूवमेंट करता रहेगा, अपने आप इस तरह का मूवमेंट करता रहेगा। शायद आपने भी कभी किसी का इस तरह का मूवमेंट देखा होगा। तो ये जो हमारी बीमारी होती है, ये हमारी जिसमें हमारे हाथ पैर क्या है अपने आप थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करते रहते हैं, तो इसी बीमारी को हम बोलते हैं पार्किंसन डिसीज। यानी कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जब क्या होता है कि हमारे जो हाथ पैर है ना, ये हमारे कंट्रोल में है, भाई ये हमारे वॉलंटरी, हम चाहें ऐसे करें, बंद करें, ये करें। लेकिन इस पार्किंसन डिसीज में क्या है कि ये हमारे कंट्रोल से थोड़े से बाहर हो जाते हैं, और इस केस में क्या है कि ये अल्टीमेटली अपने आप थोड़े थोड़े इस तरह सिवरिंग करते रहते हैं, थोड़े थोड़े इस तरह हमारे हल्के हल्के कांपते रहेंगे। अब अगर ये हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, लास्ट स्टेज पहुंच जाता है, तो हमारे हाथ ऑटोमेटिक कुछ आप पकड़ भी नहीं सकते अच्छे से, और इस केस में ये बीमारी बहुत डेंजरस हो जाती है। तो मेरे दोस्त को नॉर्मल था, वैसे तो ये ओल्ड एज को होता है, लग रहा है शायद जेनेटिक होगा, उसको भाई पेरेंट्स से आया होगी ये चीज़, तो थोड़ा थोड़ा इस तरह का चलता रहता था। तो अब बात करें अगर इसके बारे में, तो एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब मैं आपको आगे समझा दूंगा। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है, जिसमें मेनली मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा क्या होता है, डोपामिन की कमी की वजह से होता है। अब ये सारी बातें आपको अभी समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आगे समझ आएंगी। अभी समझो कि ये हमारे एक जेम्स पार्किंसन थे, जो 1817 में इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया कि ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, ऐसे ऐसे होता है, तो इसीलिए इसका नाम पार्किंसन डिसीज रखा गया, क्योंकि जेम्स पार्किंसन की वजह से हुआ। ठीक है, इसके बाद मेनली ये हमारे बूढ़े लोगों को ऑलरेडी पर्सन करते हैं, लेकिन यहाँ भी हो जाता है। तो अब ये काम कैसे करता है, इसका बेसिक फंडा समझते हैं, देन हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक। तो देखो, जनरली ना हमारी बॉडी में दो तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक हमारा होता है एक्साइटेटरी या फिर फैसिलेटरी न्यूरॉन, जो हमारी चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है। एक हमारे होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन, जो हमारी चीज़ों को कम करने का काम करता है। अब बढ़ाने वाला हमारा होता है एसिटाइलकोलिन, और कम करने का हमारा होता है डोपामिन। तो इन दोनों का जब बैलेंस रहता है ना, तब हम अच्छे से मूवमेंट कर पाते हैं। अब चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैसे। तो सिंपल, अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे हाथ पैर बना देता हूँ किसी के, मान लो ये हमारा एक हाथ है, उंगलियां बना लो। अब क्या है कि आपको इस हाथ को मूवमेंट करना है, तो जब आप इस हाथ की कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे, इस तरह की मूवमेंट करवाओगे ना, तो उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको चाहिए होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है एसिटाइल कॉलिन, शॉर्ट में हम इसको ACS लिख देते हैं। ठीक है, तो आपको एसिटाइल कॉलिन चाहिए। अब आपको जो है इसको रिलैक्स करवाना है, यानी कि डाउन करवाना है। तो जब इसको रिलैक्स करवाएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है डोपामिन की। किसकी पड़ती है? डोपामिन की। तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह के हमारे यहाँ पे एक तरह से हार्मोन या न्यूरोट्रांसमीटर आप बोल सकते हो। एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक हमारा एसिटाइल कॉलिन है, एक हमारा डोपामिन है। ये इसको बढ़ा रहा है और ये इसको कम कर रहा है। तो अब हमें जब कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं तो ये हमारा रिलीज होगा, इसको कंट्रोल करेगा, और जब रिलैक्सेशन करवाना है ये रिलीज होगा, इसको कंट्रोल करेगा। तो इस तरह से बैलेंस में काम चल रहा है। लेकिन अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, जो पार्किंसन डिसीज है, वहाँ पे जो डोपामिन है ना, ये हमारा खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। और जब डोपामिन हमारा कम हो जाएगा, मान लो डोपामिन कम हो गया, तो एसिटाइल कॉलिन क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। जब एसिटाइल कॉलिन हमारा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बढ़ा नहीं है, ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन ये डोपामिन कम हो गया। तो डोपामिन कम हो गया, एसिटाइल कॉलिन अपना काम कर रहा है, ये इसको
कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, हाथ को मूवमेंट करवा रहा है, लेकिन डोपामिन हमारा नहीं है जो इस हाथ को दोबारा रिलैक्स करवा पाए, इसको रोक पाए। तो ये एक्चुअल में दिक्कत होती है कि एसिटाइलकोलिन हमारा डोपामिन कम हो जाता है, इस वजह से एसिटाइलकोलिन इसको मतलब इसको मूवमेंट करवाएगा, लेकिन डोपामिन इस मूवमेंट को रोक नहीं पाता क्योंकि डोपामिन तो है ही नहीं, डोपामिन हमारा कम हो गया। तो ये सिंपल सा फंडा हमारा होता है इस पार्किंसन डिसीज में कि इसमें मेनली क्या है, दो तरह के हमारे होते हैं। तो इसमें जो फैसिलेटरी न्यूरॉन्स हैं ये हमारे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जो हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन्स है डोपामिन है वो हमारे कम हो जाता है। और डोपामिन का जब लेवल कम हो जाता है, डोपामिन डिक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो इस हाथ की मूवमेंट को रोक नहीं पाता है, इसीलिए हमारा जो हाथ है वो ऑटोमेटिक क्या है, इस तरह का मूवमेंट करता रहता है। तो ये हमारा बेसिक फंडा हो गया। अब ऐसा क्यों हो जाता है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, देखो पसीना गिर रहा है, क्या ही करें यार, गर्मी बहुत है और पंखा चला के बना नहीं सकते, बहुत खतरनाक आवाज़ आती है ना, शोर आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा फिर। तो देखो डोपामीन जो हमारा होता है ना, इसको रिलीज करने वाले जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब ये जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना, ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन का हो जाता है डी जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है बनना, डी जनरेशन का मतलब होता है बिखरना, यानी कि टूटना। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे देखो ये हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो बनाते हैं इसको, और यहाँ पे जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो बनाते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं ये हमारे खत्म हो गए। तो जब डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो डोपामिन बन रहा था वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और जब ये बनना कम हो जाएगा तो डोपामिन की कमी हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन तो हमारा बन रहा है क्योंकि ये ठीक से काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे डोपामिन की कमी हो जाती है, और ये मेन हमारा वेजल गैंग्लिया के अंदर होता है। वेजल गैंग्लिया मेनली हमारा क्या करता है, हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि हम कितना चल फिर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कंट्रोल हमारा वेजल गैंग्लिया करता है। और उसी के अंदर के जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो इनकी खत्म की वजह से डोपामिन कम हो गया, डोपामिन कम हो गया तो ये मूवमेंट को हमारे कंट्रोल नहीं कर पाते, और हमारी बॉडी में इस तरह के अनलिमिटेड मतलब अनवांटेड कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी ये मान लीजिए हमारा कॉज होगा जेनेटिक फैक्टर की वजह से, अगर पेरेंट्स को मिला होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे हमारा एज, अगर मतलब मेनली ओल्ड पर्सन को होता है तो एज में, फिर सेक्स में थोड़ा फर्क पड़ेगा, फिर डाइटरी हैबिट्स, डाइट में कैसा खाते हो, इन्फेक्शन हो गया, कोई टॉक्सिन वगैरह हो गया, या अगर हेड ट्रॉमा, सर में चोट वगैरह लग गई, अगर न्यू प्लाज्मा हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, या एसिडोस्क्लेरोसिस हो गया, तो कैंसर का ये लक्षण है। तो अगर ऐसे कुछ ब्रेन में बीमारी होती है तब ये चीज़ें हमारी कॉज कर सकती हैं। तो ये इसके एटियोलॉजिकल हो गए। अब इसकी अगर पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें, जो हमारे वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जैसे जेनेटिक एनवायरमेंट दोनों को मिला दें तो ये दोनों मेनली क्या करेंगे, जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना उसको डी जनरेट करेंगे, उसको तोड़ने मरोड़ने का काम करेंगे। और ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स मेनली कहाँ होते हैं, हमारे जैसे वेजल गैंग्लिया है ना, तो वेजल गैंग्लिया के अंदर भी सब स्टेंटिया नाइग्रा और नाइग्रोस्टेटियल ट्रैक्ट, ये केवल नाम याद रख लो, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है वरना कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इन दोनों के अंदर जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वो डी जनरेट हो जाते हैं, यानी कि टूट बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एक तो डोपामिन की कमी हो जाती है, बाकी जो डिप्लेशन डोपामिन जो हमारा स्टोर है वो सारा यूज हो जाएगा, तो वो भी एक टाइम पे खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में डोपामिन की कमी हो जाती है, और जब डोपामिन की कमी हो जाएगी तो वही जो बैलेंस हमारा बना हुआ था एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी में, वो बैलेंस हमारा बिगड़ जाता है। और इस बैलेंस के बिगड़ने की वजह से क्या है कि एसिटाइलकोलिन हमारा ज़्यादा हो जाएगा, डोपामिन हमारा कम हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या है कि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा है तो ये हमारा इम्पेयर कर देता है एक्स्ट्रा पिरामिड ट्रैक्ट को, यानी कि जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और इस वजह से हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा मूवमेंट करवाता है, डोपामिन कम करवाता है। अब डोपामिन हमारा ऑलरेडी कम हो गया तो ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो इस चक्कर में हमें क्या है, अनवांटेड ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे। ट्रिमर जो हमारी ऐसे थड़थड़ाहट होती है ना, इसी को हम ट्रिमर्स बोलते हैं, तो ये देखने को मिलेगा। और हमारे यहाँ पे क्या है, पार्किंसन डिसीज ये मेनली हो जाएगी। तो मेन काम हमारा वही था कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हमारे मरे, वेजल गैंग्लिया इधर मरे सारा, और ये वेजल गैंग्लिया भी ये मतलब इसी के अंदर होता है। तो ये मेनली हमारा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल अब नहीं हो पाएगा और हमें यहाँ पे हो जाएगा। और ये मेनली क्या हुआ, डोपामिन एसिटाइलकोलिन का बैलेंस हमारा बिगड़ गया। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पहला है ट्रिमर्स, यानी कि शेकिंग, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मूवमेंट करेंगे। ब्रेडिकाइनेस क्या है, आपकी मूवमेंट, यानी कि ये सब करेंगे लेकिन इसके बाद भी आप हाथ पैरों को ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाओगे, बहुत स्लो आप अच्छे से काम कर पाओगे क्योंकि भाई है ही नहीं न्यूरॉन जो चाहिए आपको। फिर मसल रिजिडिटी, आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं, थोड़े टाइट से हो जाएंगे। आपका पोस्चर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ओल्ड एज में क्या है, अगर हाथ पैर थरथराते हैं तो आपका नॉर्मल बॉडी भी सीधी नहीं रहेगी। फिर होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसका मतलब क्या है, आपके पैर होंगे ना तो आपका मन करेगा, वो मतलब नहीं मूव करेंगे लेकिन आपका मन करेगा कि मैं अपने पैरों को हिलाऊं, और आप जानबूझ के इसको हिलाओ। जब तक आप इसको हिलाओगे नहीं आपको आराम नहीं लगेगा। फिर ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक मूवमेंट्स होते हैं वो भी कई बार आपके अपने आप लॉस हो जाते हैं, आपको स्मेल आना बंद हो जाती है और पेन भी बहुत
बहुत होगा, मूड स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए हमारे। कॉम्प्लिकेशन क्या है, आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एंजाइटी, डिमेंशिया क्या है कि आपको याद करने में, थिंकिंग में, इन सब में प्रॉब्लम होगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अपैथी क्या है, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इमोशन मोटिवेशन सब खत्म हो जाएगा, डिस्फेगिया क्या है, आपको स्वेलिंग निगलने में दिक्कत होगी, आपको सोने में दिक्कत होगी और सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी हो सकते हैं। ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मल है फिजिकल थेरेपी, जैसे ये क्या है, इसमें आती है पार्शियल वेट सपोर्टेड ट्रेडमिल गेट ट्रेनिंग और वायलर। इन दोनों में मेनली क्या है कि आपको हाथ मतलब काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आप हाथों के साथ थोड़ा प्रैक्टिस करो। जैसे मेरा हाथ नहीं चल रहा, कहते हैं ना राइटिंग खराब है, मैं अगर लिखने की कोशिश करूँ तो एक मूवमेंट आएगा, मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। फिर डोपामिन का प्रीकर्सर, डोपामिन का फैसिलेटर, डोपामिन के एगोनिस्ट, तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं दवाइयों के रूप में। ट्रीटमेंट आप वहाँ मतलब कॉलोजी वगैरह में अच्छे से देखेंगे। तो मेन आप यहाँ पे समझ गए कैसे क्या होता है, पूरा आपको समझ आ गया होगा। तो एक इंपॉर्टेंट थी जो एग्जाम में काफ़ी अच्छे से आती है और यहाँ पे अच्छे से मैंने कराई हुई है, बहुत लेंथी है, आप अच्छे से यहाँ पे करके आ सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक और डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। तो अल्जाइमर आपने मूवीज़ में ना जो हीरो वगैरह होते हैं ना, उनके पेरेंट्स को आपने देखा होगा। तो उस केस में क्या होता है कि उन्हें भूलने की बीमारी हो जाती है, यानी कि उन्होंने क्या काम किया, वो कौन है, कहाँ से आए, ये सब चीज़ें क्या है वो भूलने लगते हैं। तो ये भी एक्चुअल में क्या है, हमारा एक इरिवर्सिबल है, ये हमारी मतलब बीमारी एक तरह से ठीक नहीं होती। एक बार बंदा इस कंडीशन में जाता है तो जाता ही चला जाता है। प्रोग्रेसिव क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है, पहले कम भूलते थे, बाद में एक मूवमेंट आएगा, लास्ट में खुद को ही भूल जाएंगे। तो ये प्रोग्रेसिव है। और न्यूरो डिजनरेशन, ये मैंने क्यों बोला था, पहले भी मैंने आपको बताया था, डीजनरेशन का मतलब होता है बिखरना, न्यूरॉन मतलब होता है न्यूरॉन, यानी कि न्यूरॉन को तोड़ मरोड़ कर दोबारा डीजनरेट कर दे रही हैं। तो इसीलिए इसको न्यूरो डीजनरेटिव डिसीज बोलते हैं कि इसमें न्यूरॉन हमारे खत्म होते हैं, न्यूरॉन हमारे डैमेज होते हैं। तो ये भी हमारी एक वही डिसीज है, इसमें भी हमारे न्यूरॉन डैमेज होते हैं और ये एक तरह से इम्पेयरमेंट हो जाती है कॉग्निटिव एंड फंक्शनल एबिलिटी ऑफ पेशेंट की, यानी कि पेशेंट्स अपने काम अच्छे से नहीं कर पाता। कॉग्निटिव होता है उसकी अवेयरनेस, जो होश आवास होता है ना, वो उसका खत्म हो जाता है। तो सिंपल बोला जाए तो अल्जाइमर डिसीज हमारी वो कंडीशन है, एक इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनिक डिसीज है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट स्लोली अपनी मेमोरी को भूलने लगता है और थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है और छोटे से छोटे टास्क भी वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अल्जाइमर डिसीज हमारा डिमेंशिया की तरफ लेके जाता है। डिमेंशिया मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें भी हमारी क्या है, मेमोरी हमारी एक तरह से हम मतलब भूल जाते हैं, थिंकिंग एबिलिटी, सोशल के काम करना। तो ये जो अल्जाइमर है ये हमें डिमेंशिया की तरफ लेके जाता है, ठीक है। बाकी ये हमारा कॉज होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स है ना, ये हमारे ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसको हम पैथोजेनेसिस में अच्छे से पढ़ लेंगे। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो मेनली 3 स्टेजेस में हमारी होती है अल्जाइमर डिसीज। स्टेज 1 हमारी होती है मिड टाइप, और ये हमारी एक इनिशियल स्टेज है जो लगभग 2 से 4 साल तक चलती है। और इसमें मेनली क्या होता है कि पेशेंट हमारा मतलब एनर्जेटिक फील नहीं करता है, ये खो चुका होता है, थोड़ा थोड़ा सा मेमोरी लॉस होने लगता है और वो याद करना, रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी भूलने लगता है। सेकंड स्टेज आती है मॉडरेट टाइप, ये थोड़ी सी लॉन्गेस्ट स्टेज है जो लगभग 2 से 10 साल तक चलती है। और इसमें पेशेंट क्या होता है मेनली फॉरगेट, मतलब तुरंत ही जो अभी इवेंट हुआ होगा वो भूल जाएगा, अपनी पर्सनल हिस्ट्री भूल जाएगा, क्या कैसे है, और कई बार डिसेबल हो जाते हैं, बोलना पढ़ना लिखना ये सब चीज़ें भूलने लगते हैं। स्टेज 3 हमारी सीवर है, इसमें मेनली क्या होगा, ये हमारी लास्ट और सीवर स्टेज में इसमें पेशेंट क्या है अपने आप को खाना पीना जो बचपन से काम कर रहे हैं ना वो भी सब भूल जाता है, बोलना भूल जाता है, और अनकंट्रोल बॉडी फंक्शन, यानी कि जैसे ब्लैडर यूरिन करना अपने आप ही निकल जा रही है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो पेशेंट मतलब भूलने लगता है, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो ये 3 स्टेजेस में हमारी चलती है, ये लास्ट वाली है जो सबसे खतरनाक है। अब ये क्यों हो सकता है, इसका एग्जैक्ट अगर मतलब एटियोलॉजी देखा जाए तो वैसे तो इनके बीमारियों जो न्यूरोजेन होते हैं ना, इनका कोई एग्जैक्ट नॉन नहीं होता क्या कैसे हो रही है, लेकिन ये क्यों हो सकता है। पहले नंबर पे डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोकेमिकल एजेंट, जैसे हमारा एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब की हमारी कमी हो सकती है। जेनेटिक हो सकता है, यानी कि फैमिली की मतलब हिस्ट्री। एडवांसिंग एज मतलब क्या है कि एज वगैरह जब ज़्यादा होती है, वो अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ ब्रेन में तब हो सकती है। अदर डिसीज जैसे वस्कुलर डिसीज हो गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, इन सब की वजह से हो सकता है। अगर बॉडी में फैट ज़्यादा हो रहा है, ओबेसिटी ज़्यादा हो रही है, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें कि आखिर क्यों हो रही है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमारे एटियोलॉजिकल फैक्टर है ना, इन सब की वजह से क्या होगा, जो हमारे नर्व सेल है ना, इसके अंदर जो प्रोटीन्स पाई जाती है, इसमें कुछ चेंज हो जाता है। और उस चेंज की वजह से क्या है, हमारे जहाँ पे मतलब 3 मेन कंडीशन होंगी। एक होती है न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स, और एक हमारे होते हैं बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स। ये दोनों हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन के अंदर, जो नर्व सेल्स हमारे होते हैं न्यूरॉन्स, वहाँ पर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और इनकी एक्यूमुलेशन की वजह से क्या है, वहाँ पे प्लेग इकट्ठे हो जाते हैं। प्लेग इकट्ठे की वजह से क्या है कि वहाँ पर जो
जो मूवमेंट है हमारा, जैसे ये न्यूरॉन्स का जो मैंने आपको बताया था, तो यहाँ हमारे रास्ते में क्या प्लेग इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पूरा हमारे प्रोटीन बढ़ जाएगा, इस वजह से जो हमारी ये मूवमेंट है ना ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और जब मूवमेंट नहीं हो पाता तो इन्फॉर्मेशन हमारी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँच पाती। जैसे यहाँ मान लो हमने गर्म पकड़ा, अब ये गर्म वाली इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ तक जा रही है, अगर यहाँ पे हमारे क्या है ये प्लेग वगैरह बन जाए, इन्फॉर्मेशन ब्लॉक हो जाए, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारा हाथ जल जाएगा लेकिन हमको पता ही नहीं चलेगा कि हम कुछ कर यहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये मतलब ये पूरा ब्लॉक हो जाते हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं ये उसको ब्लॉक कर देंगे, और उस ब्लॉक होने की वजह से क्या है हमारे न्यूरॉन्स का रास्ता वगैरह सब रुक जाता है। और एक और क्या है यहाँ पे ग्रेन्युलोवस्कुलर डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन, ये हमारे कुछ न्यूरॉन्स है, देखो इसके नाम को मैं डिटेल्स में अंदर नहीं जाऊँगा, ये हमारे कुछ न्यूरॉन्स है, इसका डीजनरेशन हो जाएगा। और इन सब केस की वजह से क्या है जो हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स है, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया, आगे मैंने और भी यहाँ पे आपको कॉजेस में बताए थे, नॉरएफ्रिन ये हो गए, तो इन सब की भी कमी हो जाती है। और इन सब कमी की वजह से, इस पूरे पाथवे के रुकने की वजह से हमारी मेमोरी फंक्शन ये सब लॉस हो जाते हैं, और इसी लॉस ऑफ मेमोरी फंक्शन को हम अल्जाइमर बोल देते हैं। यानी कि मेनली हमारे इन सब चीज़ों की कमी की वजह से ये हमारे प्लेग बना देंगे, यहाँ पूरा दाम हो जाएगा, ये डिजनरेशन हो जाएगा, इन सब की वजह से हमारी मेमोरी फंक्शन सब कम हो जाएगा, इसी को हम अल्जाइमर बोल देते हैं। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो मेमोरी लॉस होना, हम भूलने लगते हैं चीज़ों को, अपसेंट हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेशन होता है, दिखना कम हो जाता है, अग्रेसिवनेस गुस्सा से ज़्यादा आता है। कॉम्प्लिकेशन में क्या है एस्पायरेशन, मतलब क्या है हम मतलब खाने पीने जो है ना इसमें नुकसान हमें हो सकता है, कुछ भी चीज़ों को हमारे लंग्स में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद निमोनिया हो सकती है, अदर इन्फेक्शन, फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है कहीं पे, बेड सोर्स मतलब होता है स्किन डिसीज हो सकती है, जैसे स्किन पे अल्सर वगैरह पड़ गए हों, और माल न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ों की कमी हो सकती है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो वही है कि इसमें पेशेंट क्या करेगा, मतलब पेशेंट की एबिलिटी बढ़ाओ काम करने की, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करो, एल्कोहल, सेडेटिव, एंटीहिस्टामिन इन सबको अवॉइड करो, ट्रीटमेंट वगैरह मतलब जो कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी ना इन सबको मैनेज कर सकते हैं, और दवाइयों में कोलिन और इनहिबिटर्स हमारी दवाइयाँ आती हैं। तो ये था हमारा पूरा अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, मेनली भूलने की बीमारी है, कैसे होती है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया ये सब चीज़ें। तो आप इसको अगर समझना है थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो, बाकी कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हमारी जो 3 डिजीज़ है ना इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि एग्जाम वगैरह में ज़्यादा नहीं आती है, बाकी थोड़ा बहुत आप खुद से मैनेज कर लेना, इतना सब हो गया, ठीक है। तो स्ट्रोक के बारे में बात करें तो एक हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है जो हमारा ब्रेन है ना उसको इनफ मात्रा में ब्लड फ्लो नहीं मिलता है, और इसको हम यहाँ पर जो है सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, और इसमें मेनली ब्लड वहाँ नहीं मिलेगा। और ये मेनली क्या होगा, अगर हमारी ब्लड वेसल जो ब्रेन वाली है उसमें अगर कोई एक्लूजन हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, रप्चर हो जाए, तब ये हमारा हो सकता है। सेकंड हमारा डिप्रेशन है, तो ये हमारा एक मेंटल और मूड डिसऑर्डर है, और इसमें मेनली क्या होता है सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, प्लीजर, गिल्ट फील रहना, स्लीप नहीं आना, टायर्डनेस, थकावट रहना, ये सब चीज़ें हमें होती हैं। मतलब मेन क्या है दुखी हो जाना और कुछ भी अच्छा नहीं लगना, तो ये होता है, और हमेशा गिल्ट में रहना कि क्या कैसे है, मतलब प्लीजर कुछ अच्छा नहीं लगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये मेनली हमें जेनेटिक बोटेनिकल फैक्टर की वजह से हो सकता है। बाकी सीजोफ्रेनिया के बारे में बात करें तो एक साइकोटिक कंडीशन है, जिसमें मेनली क्या होता है यहाँ पे कि हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, जैसे हेलुसिनेशन आपने सुना होगा ना, जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे मैं मान लो ये शार्पनर आपको दिख रहा है लेकिन ये है नहीं, लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा है कि यहाँ शॉर्पनर है नहीं लेकिन मुझे फिर भी दिख रहा है, क्योंकि भाई मुझे इधर का भी दिख रहा है ना कैमरे के बाहर का। तो ये हेलुसिनेशन मतलब समझ लो कि आपको वो चीज़ें भी दिखने लग जाए जो आपके सामने है नहीं, आप उसको इमेजिन करने लग जाओ, तो ये कंडीशन हमारी सीजोफ्रेनिया वाली होती है। इसमें आपकी थिंकिंग एबिलिटी, बिहेवियर, ये सब आप इमेजिन करने लगते हो जो असली में नहीं होता है, ठीक है। और आपके डेल्यूजन मतलब आपको अजीब अजीब से थॉट आने लगते हैं, तो ये कंडीशन हमारी सीजोफ्रेनिया की कहलाती है। तो ये था हमारा सारा इनके बारे में, डिटेल्स आप इनके बारे में देख लेना। तो हमारी जो है यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, जो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थी। बाकी जो लोग बोलते हैं भाई मेहनत नहीं करते, देखो आखिरी पेज तक, यहाँ पे ये आखिरी पेज है, इस पूरी आखिरी पेज तक वहाँ भी भर चुकी है, और ये सारे आपके पैथो के नोट्स हैं, और वेबसाइट पे हम बस आप इसको जो है अपलोड करने जा रहे हैं 3rd यूनिट तक, आपको कल परसों तक मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट carevelpharma.in पर, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह देख लो। बाकी अब वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताओ, लाइक वीडियो शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में, या आपको कुछ अलग चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखेगा, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।